देखो बेसिकली कैसा है कि सीक्वल में जो भी हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक कौन सा था? कौन सा टॉपिक था लास्ट? कंस्ट्रेंट तो मैं एक वीक से पढ़ा था। उसके बाद देखो यार, पीडीएफ भी मैंने भेजा है, फटाफट बताओ कौन सा था टॉपिक लास्ट। आदित्य कौन सा टॉपिक था लास्ट भाई? हाँ, बट टॉपिक कौन सा लास्ट था? हम्म, वो बना, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था राइट। प्राइमरी की फॉरेन की हो गया था हमारा, यूनिक कंस्टेंट हमने पढ़ा था राइट। यूनिक तो पहले ही पढ़ लिया था मैम, नॉट नल तो पहले ही पढ़ लिया था। डिफॉल्ट पढ़ लिया था है ना? क्या डिफॉल्ट बाकी है? चलो ठीक है। वो मैंने बताया था सिटी विटी करना, नहीं बताया? ठीक है, चलो डिफॉल्ट पे हम आएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, हमको ना कोई एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जिसपे हम लोग प्रैक्टिस कर सके। अभी तक तो हमने बनाया सब, है ना, अलग अलग। अभी होता क्या है कि अगर एक कंपनी के पास है, जैसे मैं एक कंपनी वाला हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे मेरे डेटा को एनालाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी को अपना डेटाबेस शेयर करूंगा, कंपनी बी को, क्या आप एनालिसिस करो। अब वो डेटा कैसे शेयर होगा? डेटा बहुत सारा है, ऐसे नॉर्मली अगर आप शेयर करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको बुलाएंगे, जो कंपनी बी होगा वो बोलेंगे ये रहा मेरा सीक्वल, और इसमें है डेटाबेस, इस डेटाबेस में 2 लाख डेटा है, मल्टीपल टेबल्स हैं, सभी कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर लो। तो उस एक्सट्रैक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है, फुल विजिबल है ना भाई? हाँ सर। ओके, जैसे ए एफ एल वन ही डेटाबेस है, इस डेटाबेस को मुझे लेके जाना है अपने सिस्टम में। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इधर राइट क्लिक करूंगा। हम्म, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टास्क है, टास्क के अंदर अगर आप लास्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट डेटा है, बैकअप डेटा है, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपोर्ट। बैकअप पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस का बैकअप ले लेगा। अब ये बैकअप कैसा लेगा, जितने भी आपने टेबल्स बनाए होंगे, 10 टेबल बनाए हैं तो उसके अंदर 10 कंस्ट्रेंट फिक्स किए हैं, प्राइमरी की लगाया है, फॉरेन की लगाया है, जितना भी आप चेंजेस किए हो सब एज इट इज जाएगा आपके पास। ऐसा नहीं कि खाली डेटा ही जाएगा, सारे उसके जितने हायरार्कीज हैं सब कुछ जाएगा, ठीक है, पूरा डेटाबेस। अब ये कैसे जाएगा, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक बाजू में ओपन होगा ये, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि डेटाबेस एएफएल है, बैकअप टाइप फुल है, यहाँ पे कॉपी ओनली बैकअप लिख सकते हैं तो नहीं भी चलेगा, डेटाबेस आपका है। ये बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे क्या दे रहा है, लोकेशन, इस लोकेशन को ऐड करो, आप कॉपी करो इसको देखने के लिए कि इसका बैकअप बना कि नहीं, और ओके कर दो। ओके कर दोगे तो इस लोकेशन पे इसका बैकअप रेडी हो जाएगा। अब इसका देखो, द बैकअप ऑफ डेटाबेस AFL1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली, बैकअप आपने ले लिया। अब इस सॉरी, इस बैकअप को आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो देख रहे हो यहाँ पे AFL1.BAK, ये हमारा बैकअप फाइल है ना। तो .BAK जो होता है वो बैकअप फाइल होता है, ठीक है। .SQL जो होता है वो SQL फाइल होता है जो आप सेव करते हो। .py जो होता है वो क्या होता है, पाइथन फाइल होता है। .pbix जो होता है वो क्या होता है, पावर बीआई का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि .BAK क्या है, .SQL क्या है। आपने बोला कि मुझे सब कुछ आता है, .py क्या है ना, pbix क्या है, .xlx क्या है, xlx क्या है, हाँ, एक्सेल का नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक है। उसमें भी अलग अलग टाइप है, .CSV है, वो सब आएंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ये हो गया .BAK। अब इस फाइल का देखो साइज बहुत कम है, आप इजी कैसे भी ईमेल में या कहीं भी लेके जा सकते हो। अब आपके पास ये फाइल आ गया, अब क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, अब आ गए आप अपने सिस्टम में। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में रिस्टोर करना है।
आपने बैकअप ले लिया, अब रीस्टोर की बारी है। तो रीस्टोर के लिए मेरे पास एक फाइल है जो पूरा W3 स्कूल जो पढ़ा वहां पे हम देखते हैं ना, उसका पूरा डेटा सेट है ये। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 112 W3 स्कूल, और इसी लोकेशन पे जाता हूँ वापस। इस लोकेशन पे जाओ या तो किसी फोल्डर के अंदर रख दो, बेसिकली उसको रखना है। ये आ गया मेरा। अब इसी फाइल को मुझे क्या करना है, इसको रीस्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि W3 स्कूल से कितने हैं डेटाबेस, तो उन सबको रिमूव कर दूं क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मेरे पास एक ये है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको रखना है डेटाबेस पे, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखो रीस्टोर डेटाबेस लिखा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक फोल्डर ओपन करेगा, इस पे आपको क्या लिखना है, डिवाइस। ठीक है, इसके बाद इस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे आएगा, फिर आपको ऐड करना है। ऐड जैसे ही करोगे ना तो वो उसी लोकेशन पे लेके जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको कौन सा करना है बैकअप, ये वाला फर्स्ट वाला 11W3 स्कूल है ना। इस पे आप जैसे ओके करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि ये प्रॉपर बैकअप है कि नहीं। तो यहाँ पे भी डन आ गया, यहाँ पे भी रेडी आ गया, मतलब हमारा बैकअप प्रॉपर है। ठीक है, आप ओके जैसे ही करोगे तो डेटाबेस सक्सेसफुली रीस्टोर है ना। अब आप देखोगे कि इसके अंदर कितने टेबल्स हैं। ये जिसने शेयर किया होगा W3 स्कूल, उसके पास दिख रहा है आपको, कैटेगरी, कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट, शिपर, सप्लायर, इतने डेटाबेस हैं। अब ये डेटाबेस आया कहाँ से, मैं बता देता हूँ आपको। ये डेटाबेस आया है आपका, जो W3 स्कूल है हमारा, यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ लिखा है, आप खुद से भी प्रैक्टिस के लिए इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अगर आप इसको रन करते हो ना, ये वाला, तो आपका आउटपुट यहाँ पे जनरेट होता है। मतलब यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एसक्यूएल इंस्टॉल किए हुए। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस है दिख रहा है, कस्टमर में 91 रिकॉर्ड्स है, कैटेगरी में 8 रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय है, ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, शिपर शिपर है, सप्लायर है। ये वही डेटाबेस है, वही मैंने इंस्टॉल यहाँ पे किया है। ठीक है, ये देखोगे जितना आपको यहाँ पे डेटाबेस मिलेगा वो सारे आपके अब सिस्टम में आ गए, तो आपको इजी हो जाएगा क्वेरी लिखने में। ठीक है, अगर हम जाके अभी देखें यहाँ पे वापस, दिख रहा है एज इट इज टेबल है। यहाँ पे क्या लिखा है, 91 रोज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ इसका मतलब क्या है, इतना टाइम लिया ये रन होने में बेसिकली, है ना। तो ये टाइमिंग है, और यहाँ पे ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर है। तो बैकअप रीस्टोर पता चल गया, और बैकअप लेना दोनों पता चल गया ना, बेसिक्स है। ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है और धीरे धीरे हम जानेंगे। जैसे कि एक्सेल में डेटा है हमारे पास 50,000, उसको हमको लेके जाना है डायरेक्ट सिक्वल में, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंपोर्ट। बट सभी एक्सेल इंपोर्ट नहीं होता, एक्सेल का फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, 2003 का जो फॉर्मेट है वो लेके आना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आएंगे उसको। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो कि ये डेटाबेस है हमारा। ठीक है, डेटा आ गया। अब हम जाते हैं लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वहां पे। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, नॉट यूनिक प्राइमरी की चेक हो गया था, डिफॉल्ट बचा है ना। अब ये डिफॉल्ट क्या करता है बेसिकली समझते हैं। जैसे हमने बनाया एक टेबल जिसके अंदर था हमारा कस्टमर आईडी,
नेम, एज, कंट्री, ठीक है, चार चीजें हैं। अब आप एंट्री करते हो तो कस्टमर आईडी, नेम, एज करते हो, और अपना जो चौथा है कंट्री वो नहीं करते, भूल जाते हो करना। तो बाय डिफॉल्ट आपने जो कंट्री में दिया होगा इंडिया, वो इंडिया कंसिडर कर लेगा। ठीक है, यही बेसिकली इसका काम है। देखो कैसे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं एक, टेबल का नाम क्या देते हैं, कस्टमर, ठीक है, आईडी हो गया, आईडी क्या होगा, आईडी इंटर क्या है, इंटेक्स है ना, इंटीचर, इंटीजर सॉरी, ठीक है, इंटीचर। दूसरा, चलो प्राइमरी की ये सब भूल जाते हैं अभी, नेम, वेर कैर 10, और एज इंटीचर होगा, और यहाँ पे कंट्री हम देते हैं, कंट्री क्या होगा, वेर कैर 10। ये हो सकता है इतना, ये तो बेसिक्स हो गया। अब यहाँ पे हमको लगाना है डिफॉल्ट, डी स्पेलिंग गलत हो गया, डिफॉल्ट, डी एफ ए, ठीक है, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया, INDIA, ठीक है, इंडिया, ठीक है। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, किसके अंदर, कस्टमर के अंदर, राइट, कस्टमर, और कस्टमर में यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, मैं पूरा मेंशन करता हूँ, ठीक है, और नेम लिखता हूँ, एज, और यहाँ पे कंट्री भी अभी पहली बार देता हूँ, ठीक है, एक बार कंट्री वाला, एक विदाउट कंट्री वाला। वैल्यूज में क्या आएगा, 1 कॉमा अजय कॉमा 32 कॉमा US, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये आया 1 अजय 32 USA। अब आपको ये दिखने में प्रॉब्लम करे तो आप इधर से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, इसका इसका होता है कि नहीं होता पता नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा हम क्या करते हैं, हम एक और एंट्री करते हैं जहां पे विकास करता हूं मैं, यहाँ पे टू लिखता हूं, और यहाँ से कंट्री हटा देता हूँ, रन हो रहा है। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, दिख रहा है। सो बेसिकली क्या हुआ, जो चीज आप मिस करोगे या फिक्स है आपका, कि भाई आपके पास जो डेटा एंट्री के लिए आ रहा है इंफॉर्मेशन, है ना, उसमें कस्टमर मोस्टली इंडिया वाले ही, 99% इंडिया है। एक आध कस्टमर ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कंट्री चेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट उनके लिए कंट्री असाइन कर दो, जो इंडिया वाले हैं बाय डिफॉल्ट उनके कंट्री दो ही है, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, देखो सेंटेक्स आपको मिल जाएगा गूगल पे हर जगह, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ना। तो हम जाते हैं नेक्स्ट पे, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे एक और अच्छी चीज दे दिया है, करेंट डेट। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर 1 बनाता, है ना, और मुझे ना ऐसा चेक करना होता कि भाई कुछ भी कोई करे, उसका करंट डेट मुझे मिल जाए कि कब एंट्री हुई है ना, उसी क्वेरी में। तो हम क्या कर सकते थे, हम एक यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं, इंडिया तक तो लगाया है, ऑर्डर डेट, ठीक है, या तो एंट्री डेट, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट होगा। डिफॉल्ट में हमने करंट डेट डाल दिया, करंट डेट क्या करेगा, आपके सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर लेगा जब भी आप एंट्री करोगे तब। तो ये मैं एक टेबल बना दिया, इनके संग केवल द करंट डेट क्यों आ रहा है, अच्छा ये करंट डेट यहाँ पे नहीं चलेगा क्या, माई एसक्यूएल का, तो हमको यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा डेट एज अ डेट, डिफॉल्ट
कहाँ पे एरर आ रहा है? हटा देते हैं। कॉमा के पास कहीं एरर आ रहा है। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अब जब हम एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे कंट्री के लिए तो कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है, तो कंट्री मेंशन कर देते हैं यूएसए और एंट्री करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा, अरे यार, कस्टमर 1 के लिए करना है, जो हमारी ये एंट्री हुई होगी इसमें बाय डिफॉल्ट एक डेट आ गया होगा। ये डेट क्या होगा? सिस्टम से डेट होगा, है ना। अब इसमें हमने किया क्या, हमने एक कॉलम बनाया एंट्री डेट का, जिसका डेटा टाइप क्या रखा? डेट। और उसमें डिफॉल्ट में क्या रखा? डिफॉल्ट के लिए यहाँ पे कास्ट यूज होता है गेट डेट। अब गेट डेट हर जगह यूज होता है, पावर बीआई में आप होंगे तो ऊपर से गेट डेट यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और उसका नाम दे दिया एज ए डेट। डिफॉल्ट इसलिए लगाया कि आपको डेट, जैसे आपने कुछ एंटर किया है ना आज, तो ऑटोमेटिकली वो डेट ले ले यहाँ से कि आज ये एंट्री जो हुई है 25 तारीख को, ये एंट्री 26 तारीख को हुआ है, इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट आपको लिखना ना पड़े। लेकिन अगर आपको ऐसा एंट्री कराना है बैक डेट में, बैक डेट का मतलब कि 2 साल पहले का एंट्री दिखाना है, तो आप लिख सकते हो मैनुअली, है ना, एंटर डेट दिस ऑटोमेटिकली, जैसे हमने इंडिया और उसके यूएस के लिए किया था, सेम चीज। हाँ, नहीं, क्लियर है। एक बार ट्राई करो, फिर इसके बाद देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, तब तक इंडेक्स। इंडेक्स मैं खाली जो समझाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। इंडेक्स के लिए हम जाएंगे बाद में, जस्ट बेसिक समझ लो इंडेक्स होता क्या है। और मैं पूछूंगा भी अभी कि इंडेक्स समझ में आया कि नहीं आया। अब इंडेक्स से क्या समझ में आ रहा है पहले बताओ सर, इंडेक्स से क्या समझ में आ रहा है? ये भूल जाओ इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्स बोलता हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है? इंडेक्स मतलब सब्जेक्ट सबका नाम रहता है वो इंडेक्स, तो मेरे का इंडेक्स परफेक्ट, वही है जो हम लोग नोट्स या बुक्स में देखते हैं ना, इंडेक्स। उससे क्या हेल्प मिलता है? तो कौन से पेज नंबर पे है, कौन से नंबर पे हाँ एग्जैक्टली, कि अगर मुझे एक टॉपिक ढूंढना है एसक्यूएल, वो कौन से सेक्शन में है, कितने पेज नंबर के बाद है, कौन से इंडेक्स में है, वो पता चल जाता है। तो इन शॉर्ट उसका लोकेशन जल्दी ट्रैक हो जाता है ना। तो इंडेक्स का काम क्या है कि अपने पास डेटा है 1 लाख। अब अगर 1 लाख में मैंने ऐसा लिखा सेलेक्ट, मुझे ढूंढना है 1 लाख में 1000 नंबर पे जो आईडी है, आईडी 1000, उसकी वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1000। तो वो क्या करेगा, 1 को चेक करेगा। सिक्वल के बैकेंड में कैसे काम करेगा, 1 चेक करेगा, 2 चेक करेगा, 3 चेक करेगा, 4 चेक करेगा, 1000 पे जाएगा, जैसे ही मिलेगा वो आउटपुट दे देगा। तो उसमें क्या होगा, सीक्वल का टाइम जाएगा। ये जो टाइम दिख रहा है आपको, यहाँ पर टाइम दिखेगा 30 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी होगा। जितना बड़ा डेटा सेट उतना वैसा टाइमिंग, है ना। इस टाइमिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स। कैसे? जब इंडेक्स लगाओगे तो उसमें भी 2-3 टाइप होते हैं, क्लस्टर इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स डिवाइड कर देगा। जैसे 1 लाख डेटा है तो 3 या 4 जगह डिवाइड कर दिया। हाँ, चलो 2 जगह डिवाइड किया 50,000 में। उसने बोला 1 से लेके 50,000 तक यहाँ पे डेटा है, 51,000 से लेके 1 लाख का डेटा यहाँ पे। फिर उसके नीचे एक बॉक्स बना, उस बॉक्स में क्या दिखेगा, जैसे कि मैं बताता हूँ इमेज ड्रॉ करके तो ज़्यादा पता चलेगा। जैसे हमारे पास 100 डेटा है, 1 लाख ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 100 पे हम समझते हैं इतना। अब 100 है, अब मैं अगर 98 सर्च करता हूँ तो ये क्या करेगा, सीक्वल 1 से स्टार्ट करेगा, 2 3 98 पे मिलेगा तो आउटपुट दे देगा। तो उसमें उसका टाइम गया, कुछ सेकंड गए, है ना। अब इंडेक्स अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा
इंडेक्स में दो डिवाइड हो जाएगा 50 और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 से लेके 50 तक का डेटा और 1 to ये 1 से लेके 50 तक का डेटा और दूसरा हो जाएगा 51 से लेके 100 तक का डेटा। दो ऑप्शन बना हायरार्की। फिर इसमें क्या बनेगा, ये और करेगा। अब ये क्या करेगा कि 1 से लेके 25 का डेटा इसके पास है और दूसरा ये क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा 26 से लेके 50 तक का डेटा इसके पास है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेम वैसे ही 51 से लेके कितना होगा सर, 51 से लेके 75 और यहाँ पे 76 से लेके 100 जो है। अब इसके अंदर आ जाएगा 1 से लेके 25 तक का डेटा, यहाँ पे आ जाएगा ये। अगर आप सर्च करोगे कौन सा, सपोज 60 सर्च कर रहे हो तो ये क्या करेगा, 60 चीजों को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा 60 किसके अंदर आएगा, सेकंड स्टेप इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर किसके अंदर आएगा, इसके अंदर, फिर यहाँ पे ढूंढ लेगा। तो ये स्टेप्स उसका कम हो गया। समझ रहे हो, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करोगे तो बैकएंड में ऐसे काम करेगा, समझो। वो क्या करेगा, एक हायरार्की बना देगा कि भाई आपको 60 ढूंढना है तो ये वाले सेक्शन में चले जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। वो ऐसा नहीं करेगा 1 2 3 4 5 सबको नहीं चेक करेगा, वो जाके पर्टिकुलरली उस पोर्शन में जाके वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम रिड्यूस होगा हमारा, है ना, कम होगा, टाइम कम लगेगा, फटाफट काम करेगा। क्लियर है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हम समझेंगे जब थोड़ा सा और टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो क्रिएट करना है, इजी है क्रिएट करना, इतना हार्ड नहीं है, खाली क्रिएट इंडेक्स ही लिखना होता है। तो और मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता पाऊंगा। आदित्य क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑटो इंक्रीमेंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, नाम से कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, अपने आप हो जाए। अरे ऑटो इंक्रीमेंट ऐसे ही लिखा है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये कि आप लोग जो नींद में थोड़ा थोड़ा हो उससे आ जाओ बाहर। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाए। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, आईडी क्रिएट किया था, है ना। अब आईडी के लिए हम क्या कर रहे थे, हर बार एक आईडी जनरेट कर रहे थे, 1 2 3 यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए। इस चीज को हमको लिखना ना पड़े, बाय डिफॉल्ट हमको खाली एंट्री क्या करनी पड़े, नेम का और एज का और कंट्री का। तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ एंट्री होता चला जाए हायरार्की वाइज 1 2 3 4। बट उसमें क्या होगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा कि कैसे आप आईडी जनरेट कर रहे हो। जैसे 101 से स्टार्ट करना है, 101 से स्टार्ट करना है, ये 101 से स्टार्ट करना है, वो आपके ऊपर डिसाइड है। तो ये हम करते हैं यहाँ पे। अब देखो ऑटो इंक्रीमेंट नाम इसका क्यों दिया गया, क्योंकि माई एसक्यूएल, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सिक्वल एमएस एसक्यूएल। एमएस एसक्यूएल का फुल फॉर्म Microsoft Excel Structural Polyfill Index. यस, करेक्ट। तो बताइए, सभी को ये पता चल गया, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमएस एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल, क्या डिफरेंस है सीक्वल में और एमएस एसक्यूएल में, हाँ वैभव। MS SQL में हम एक्सेल में करते हैं जो काम, एक्सेल में, एक्सेल में मतलब जो अपने वो बनाते हैं नेम आईडी लेके। ठीक है। और जो अपन जो स्ट्रक्चर क्वालिटी में जो करते हैं जो सॉफ्टवेयर में, वो उसमें से अलग से डायरेक्टली देखकर ले लेते हैं। इंटरव्यू का पहला रूल है, मैंने पहले ही बताया, नहीं मालूम, नहीं मालूम। हाँ सीधी सी बात, अगर भाप लो, अगर सामने टेक वाला बैठा है और तुमको नहीं पता तो सीधा एक लाइन नहीं पता। हाँ, ट्राई मत करो फालतू। अगर टेक वाला नहीं बैठा है वो तुमको 10-15 मिनट में पता चल जाता है, तो आप कुछ भी बोलो सब सही है। तो सीक्वल क्या है, एक लैंग्वेज है जो क्या करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस से। और एमएस एसक्यूएल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है। कौन किस टाइप का डेटाबेस है,
रिलेशनल डेटाबेस है। क्यों रिलेशनल है? क्योंकि आपने जो बोला स्ट्रक्चर टेबल में होता है, वो रो एंड कॉलम्स में लिखा जाता है। क्लियर है? पहले दिन का टॉपिक भूल रहे हो, प्लीज याद रखो। हाँ, ये सब क्या होता है, इंटरव्यू में ऐसे पूछ लेंगे ना, तो आप पढ़ के क्या जाओगे, क्वेरी पढ़ के जाओगे, है ना? कि वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाना है, ज्वाइंस यहाँ पे लगाना है, और पूछ लिया व्हाट इज एसक्यूएल, तो प्रॉब्लम आ जाता है वो, और होता है ऐसा। तो अपने ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट होगा और एक मॉक टेस्ट होगा सभी का। समझ में आया? जितना पढ़ा है वो एक टेस्ट होगा और उसी के साथ साथ सबका मॉक टेस्ट होगा, और दोनों टेस्ट लेंगे भूषण, उनको क्रैक करना है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, आते हैं ऑटो इंक्रीमेंट पे। अब ऑटो इंक्रीमेंट में क्या था सीन, पता चल रहा है ना सबको? अब देखो ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। ऑटो इंक्रीमेंट माई एसक्यूएल में यूज होता है कि ये माई एसक्यूएल का सिंटेक्स है आपका, इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट आपने लिख दिया। यहाँ पे देखो इस तरीके से वो लोग आईडी के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट यूज करते हैं, लेकिन हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, एमएस एसक्यूएल। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी। तो हमारे लिए क्या बना है, आइडेंटिटी। बस यही चीज, बस यही उठाओ। यहाँ पे आपने कस्टमर 1 बनाया था, यहाँ पे कस्टमर 2 लिख सकते हैं। इन टीचर के आगे यहाँ पे आइडेंटिटी 1 1। अब ये 1 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट होगा और 1 इंक्रीमेंट होगा, मतलब पहली 1 एंट्री, दूसरी 2 3 4 5। अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 101, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला 101, दूसरा 102, तीसरा 103, इस तरीके से। ठीक है, ये एज इट इज हम रखते हैं यहाँ पे, ऐसे ही इसको रन कर देते हैं। और यहाँ पे कस्टमर 2 के लिए हम क्या करेंगे, आईडी को हटा देंगे। अब खाली नेम, एज और कंट्री, 3 चीज हमको ऐड करना है, राइट? आईडी नहीं ऐड करना है, एंटर डेट नहीं एंट्री करनी है, खाली ये 3 चीज करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो कितनी आईडी बननी चाहिए, 6 आईडी बननी चाहिए, राइट? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टमर 2। तो 101, 102, 103, 104। क्लियर है? सिंपल है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आदित्य? हाँ भैया। चलिए क्लियर है, तो अभी आप लोग पूछिए मेरे से, कुछ भी क्वेश्चन है